से कॉन्वर्सेशन में मैं उधर हाफ एन आवर की थी, एंड उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि देयर इज दिस बल्क ऑफ इंसाइट एंड इंफॉर्मेशन दैट ही कैरीज, जो उन्होंने अपने एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के जरिए इकट्ठा किया है समाज से और अपनी पढ़ाई से और अपने एक्सपीरियंस से। ऑब्जर्वेशन से। सो दिस इज नॉट समथिंग ऑब्जर्वेशन से, एंड दिस इज नॉट समथिंग जो एक सेशन में एक छोटे से ये एक घंटे 2 घंटे का जो हम मिल रहे हैं उसमें ये पूरी तरह से निभ पाए। So we were already thinking maybe we have a series of conversations with Kiran, but for now this is largely an introduction with him and the community of Watermind. So I'll just quickly take you guys through like where he comes from and his education, etc. So Kiran is from Malvan, as he said, like from South Maharashtra, and he studied applied arts as bachelor's and then did his master's in filmmaking from NID Ahmedabad. And his work largely, I think there was a video also that Sham shared on the group called Hotel California. That was one of his works, Kiran's works, and it's a beautiful, beautiful analogy of what he perceives, how he perceives it, how he looks at cinema, how he looks at the visual aspects of cinema as well. So his largely his work revolves around children and locals with dialogues around film language and film appreciation. So I welcome you again, Kiran, and the floor is yours. Like we would love to know more about your journey. कैसे आपका सफर फिल्म के साथ बेसिकली शुरू हुआ, सिनेमा आपकी जिंदगी में कैसे आया, कैसे उसने आपको बुलाया अपनी ओर, एंड हाउ हैज द जर्नी बिन अभी तक? या एंड लाइक द फ्लोर इज योर्स, किरण। शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल। पहले मेरे माँ बाप का शादी हुआ। और 1991 में मैं पैदा हुआ यहाँ पे। एक हॉस्पिटल है जो अभी डिमोलिश किया गया हाईवे अथॉरिटीज की तरफ से। और मेरा एजुकेशन इसी अभी जहाँ पे हूँ मैं, कनकवली नाम का एक टाउन है छोटा सा मालवन के बाजू में, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, जो कि गोवा से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र का लास्ट। पंजिम यहाँ से 100 किलोमीटर है मेरे घर से, अभी जहाँ से मैं बैठा हूँ। तो नियरेस्ट सिटीज, बिगेस्ट सिटीज पंजिम। और यहाँ पर ही मेरा एजुकेशन हुआ 12th तक। और साइंस मुझे दिलवाया गया घर वालों की तरफ से, जिसमें मिजरेबली फेल्ड हुआ मैं। और उन्हें मुझे डॉक्टर बनाना था बेसिकली। और फिर मुझे उन्होंने देखा स्ट्रगल करते हुए, और फिर बोला कि ठीक है जो भी है, डॉक्टर तो कोई मर जाएगा तुम्हारे हाथ से, तुम कुछ और बनो जो तुम्हें आता है। तो मुझे लगता था कि जिंदगी में मैं स्केचेस वगैरह करता था, पोर्ट्रेट करता था, तो मैं पेंटर बनूंगा, पेंटर बनना चाहता था मैं। तो फिर क्या करना चाहिए इसके मतलब पेंटिंग में क्या कर सकते हैं? तो किसी ने बोला अप्लाइड आर्ट करो, उसमें स्कोप है। तो अप्लाइड आर्ट किया। अप्लाइड आर्ट में जाने के बाद फिर मैंने पढ़ा पेंटर्स के बारे में, मतलब और स्कल्प्टर्स के बारे में, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो, राफेल, ये सारे जितने भी लोग हैं, कार्वाजियो। और फिर मुझे पता चला कि हमसे ना हो पाएगा, ये तो बहुत बड़ा ही काम है। और मुझे तो सिर्फ इंटरेस्ट है, और ना मुझे इतनी समझ है कि मैं उसमें पेंटिंग में कुछ करूँ या ऐसे करूँ। और फिर क्या हुआ कि अ, मेरा कॉलेज से इंटरेस्ट कम हो गया अप्लाइड आर्ट से। और मैं घर पुणे में ही था, और घर पे बैठा रहता था और कॉलेज नहीं जाता था। फिर घर पे बैठ के क्या करूंगा, तो मैं वो डीवीडीज मिलते हैं ना, एक पायरेटेड, जिसमें 5 फिल्म्स होते हैं, जिसका हिंदी डब वर्जन मिलते, तो सारे मैंने वो जो स्टेशन, पुणे स्टेशन के पास मिलते थे, वो सारे खत्म हो गए देख के। वो घर पे लेके आता था 5 फिल्म का एक डीवीडी, वो पूरा दिन बैठ के 5 5 फिल्म्स देखता था। ऐसे करके मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, और मुझे कुछ अप्लाइड आर्ट्स का आता ही नहीं था। और फिर पता चला कि अब करना क्या है जिंदगी में, तो मैंने बोला अभी इतना सारे फिल्म्स देखे तो फिल्म मेकिंग ही कर लेते। तो ईरानियन सिनेमा वगैरह मैंने देखा था, क्योंकि मेरे क्लास में एक लड़की थी, ईरान की लड़की थी।
तो मुझे ओ। बात करनी थी उससे कुछ किसी के बारे में, मतलब ऐसे क्या बात कर, तो मैंने बहुत सारा ईरानियन फिल्म्स देखी मैंने उस चक्कर में। तो पहली फिल्म थी अ सेपरेशन, असगर फरहादी की फिल्म है, डायरेक्टर असगर फरहादी। अ सेपरेशन देख के मेरे होश उड़ गए, मतलब माय गॉड, ये कुछ अलग है। ये इस तरह का क्राफ्ट मैंने देखा नहीं है। जो भी मैंने देखा था, जो पुणे स्टेशन पे मुझे मिला था, वो सारा अमेरिकन सिनेमा था। मतलब बॉन्ड की सीरीज और जो जितना भी हम लोग कॉलेज डेज में देखते हैं सब लोग, वो वही सारी फिल्में थी। फिर ईरानियन फिल्म्स, 10 10 12 ईरानियन फिल्म्स देख के मैं वो लड़की से बात करने गया, तो उसने एक भी फिल्म नहीं देखी थी ईरान की, उसने शाहरुख खान की फिल्में देखी थी। तो फिर मुझे पता चला कि वो अगेन गैप। और फिर मैंने सिनेमा को देखना चालू किया धीरे 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 करके। फिर शिंडलर्स लिस्ट देखा, फिर बहुत सारा इस तरह का सिनेमा देखा, नो कंट्री फॉर ओल्ड बॉयज देखे, वो भी अच्छा अमेरिकन सिनेमा देखना चालू किया। द पियानिस्ट। और इसका फायदा मुझे एनआईडी एंट्रेंस और इसमें इंटरव्यू में हुआ, क्योंकि जो फिल्में वो सजेस्ट कर रहे थे उसमें से ऑलमोस्ट 30 40% फिल्में मैंने देखी थी, तो मुझे रेफरेंस समझ में आते थे इंटरव्यू में वो क्या बात कर रहे हैं, किस किस बारे में पूछ रहे हैं। और फिर हम लोग एनआईडी, मैं एनआईडी गया, शाम मेरा रूममेट था एक टाइम के लिए वहां पे। और मैंने शाम से भी बहुत सारी चीजें सीखी, कैसे जिंदगी में हम्बल रहना है, ये सारी चीजें। और Tell सिनेमा। you the story of how I entered into Kiran's. So Kiran was a very he used to be very shrewd, very rude on the face. If someone is he doesn't like, he's like a ray to a ray. So he always क्या looks मैं at क्या looks मैं at एक हाँ एग्जांपल दूं उसका? क्या बोलो। मतलब रूडनेस का एक एग्जांपल, रूडनेस नहीं है, हाँ ऐसे हाँ मेरा परवरिश ऐसा है कि अगर मैं और शाम शाम आया और मैं और की कोई और दोस्त मेरी बात करे, तो मैं शाम को, शाम जाना, हम लोग को तेरे बारे में बात करना है, यहाँ से थोड़ा दूर जा। बुराई हम कर तेरे रहा है बारे में भी तुम्हारा। चिल कर हाँ रहे तेरा तेरा हैं। बुराई कर रहा है। हाँ he likes making बुराई of people. So uh, when I first spoke to him I really liked this guy. And only later I realized that a lot of people in the college doesn't like even getting close to him. Um, so the college came to know that I'm going to share a room with. I actually asked Kiran, Kiran bhai, I'm looking for a room. Can you be my, flatmate? ऐसा. Then everyone were like shocked. अरे क्या कर रहे हो तुम? You're getting into a, you're going to a lion's cage. So that was the kind of opinion everyone had on Kadam. But I really loved for his openness, the way he spoke. And every day we used to play frisbee. We used to sit on a desk and he used to narrate what happened that day. Just within his narration, there's always some story. And the way he used to narrate that every day's what happened today in college, the kind of people he met, he used to intersect them as very interesting layers. And there's always stories in how whenever he spoke. And I always felt he's a living filmmaker. It's not looking for stories anywhere. Whatever he's doing, जो भी काम कर रहे, there are always stories that he's picking up, and that I really inspired. I mean, I was very inspired by his, and so once we got close, there's so many things to learn. I mean, although he didn't say any, I mean, it was never direct learning, but the way he used to dissect things, the way he used to look at things, the kind of analysis he had on films, and the way he used to talk about जैसे बुराई करते थे दूसरों के बारे में. So I used to learn a lot from the way he used to look at life. So thank you, Kadam bhai. Please take over. हम शुड राइट माय मैरिज बायोडाटा। ओके। सो फिल्म एनआईडी में, जिस तरीके एनआईडी में एक फिल्म क्लब है जहाँ पे हर वेंसडे फिल्म स्क्रीनिंग होता है, वेंसडे ही था ना शाम? हाँ वेंसडे ही था. हाँ, वेंसडे फिल्म स्क्रीनिंग होती है, और अमेजिंग फिल्म्स वहां पे शो किए जाते हैं। और उसके बाद आपका फिल्म देखने का और एक लेयर आपके लिए खुल जाता है, एक नजरिया आपका बदल जाता है फिल्म के लिए। और मुझे
एक चीज हमेशा से फिल्म देखते हुए लगी है कि कितना यूनिवर्सल लैंग्वेज है ये फिल्म में, कितना यूनिवर्सल लैंग्वेज है कि अकीरा कुरोसावा फिल्म हम लोग देख रहे हैं, किम की दुख की फिल्म देख रहे हैं हम लोग, या फिर हम लोग असगर फरहादी की फिल्म देख रहे हैं, या कोई लैटिन अमेरिकन अल्हांद्रो इनारितु की फिल्म देख रहे हैं। तो इन सारी फिल्म में कॉमन फैक्टर होता है, मतलब यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी का एक फैक्टर होता है, जिसकी वजह से हम लोग उस फिल्म को रिलेट कर पाते हैं। तो हम्म। ये एक एक मजेदार चीज है ये, जब एज अ फिल्म मेकर आपको या एज अ स्टोरी टेलर आपको समझ में आ जाती है, तब आपको किसी भी चीज का जरूरत नहीं होती फिल्म मेकिंग में। आप अपनी स्टोरी एक वर्ल्ड व्यू में दिखा सकते हैं, अपने वर्ल्ड व्यू को डेवलप करके उसको प्रेजेंट कर सकते हैं अच्छी लैंग्वेज में, जिसमें ह्यूमैनिटी का कोर हो, मतलब जो लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज बहुत बेहतर हो। तो हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले उसके बारे में, शाम आपने स्टूडेंट्स को बोला है क्या कि हम लोग? यू आर म्यूटेड शाम। भाई नहीं, we are keeping it organic and open. ओके ओके। So yeah, you're free to. सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज गुड फिल्म? एनीवन कैन टेल? Yeah, कोई let's बोल keep सकता? it let's keep it as a question. Yeah, what is a good film? व्हाट इज अ गुड फिल्म? Good film is something like you cry, you smile, you have all your emotions at the end of the movie. I feel so. It's about the intensity of emotion is what she meant. एनीवन? Purva says a film that connects emotionally too. Hmm. हात उभारला होता, मग विचार करा उद्या तो काय वाटेल तिच्याशी. बरोबर नाही म्हणजे आपण त्याला करूच नाही जाईल. Good film is something that opens you up in a very new dimension that you may not have seen with your own eyes, and perspectives that you may not have really had through the movie, or you've just opened yourself up. Hmm. ओके। New directions. We A have film. saying makes you see life differently after watching the movie. Perspective बदल जाता है. And Shiji says a film that stays with you, जो हमारे साथ रहता है after watching the movie as well. Krishna is adding that an experience that makes me forget my story and immerses me in other story for some minutes and hours. It's Very beautiful. interesting. Yeah. Makes you think, but still keeps you immersed. Okay. तो Anyone else? What is a good film? Ankita, what is a good film to you? Yeah, I feel I resonate with a lot of answers that came up now. Good film माने कि जो मेरे सोचने की प्रक्रिया, मेरे feeling करने की प्रक्रिया, and I can sense it in my body as emotions. Something makes me think. Yeah, recently आपने जो movie देखा and you were very Oh touched. yes, कौन सा yeah, movie था? yeah. Kiran, I Hamlet. watched Hamlet. Hamnet. It's Hamnet. beautiful movie, and I had a very deep experience with that movie. It's a movie on grief. Hamlet देखी आपने? किरण? मैंने नहीं देखी। HAMNET. मैं अभी मेरा स्टोरी टेलिंग के प्रोसेस में हूँ, तो मैं हम लोग थोड़ा स्किप कर रहे हैं फिल्म देखना। दूर रहते हैं. हाँ, थोड़ा सा, एक महीना ये है। तो आप सभी ने जो आंसर दिए वो आपके हिसाब से बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है कि गुड फिल्म कैसे होनी चाहिए, बट दो तीन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग उसको सोच सकते हैं कि गुड फिल्म्स कैसे होनी चाहिए, कैसी गुड फिल्म्स होती है।
आर्टिस्टिकली इमोशनली जो आपने लिखा है वो सारी चीजें एकदम सही है। उसको उसके उन आंसर्स को थोड़ा सा जोड़ते हुए पॉइंट्स में रखता हूँ कि टेक्निकल एस्पेक्ट में जो गुड फिल्म होती है उसमें सारी चीजें ठीक होनी चाहिए, जो कि फिल्म के टूल्स जो भी होते हैं, मतलब फिल्म में कैसे मेटाफर्स इस्तेमाल किए गए हैं, फिल्म में कैसे क्राफ्ट अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, फिल्म में डायलॉग राइटिंग, जक्स्टपोजिशन, सिंबल आइकन्स, कलर स्कीम, इन सब चीजों को कैसे इस्तेमाल किया है, ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया फिल्म का। उसके बाद आता है एक सोशल एस्पेक्ट आता है फिल्म का, कि फिल्म किस तरह की फिल्म आपके साथ रहती है। किसी ने यहाँ पे बोला है कि जो फिल्म मेरे साथ रहती है वो अच्छी फिल्म है। तो फिल्म मेकर्स की एक जिम्मेदारी होती है कि अच्छी फिल्म बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए। तो उसमें एक चीज है कि फिल्म मेकर्स को इथिकली और मोरली करेक्ट होना पड़ेगा। हर बार हर कैरेक्टर लिखते वक्त, हर इंसिडेंट या हर सीन लिखते वक्त फिल्म मेकर की जिम्मेदारी है कि उसको एक इथिकल और मोरल स्टैंड लेना होगा। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई पूछ सकता है कि फिल्म में एक मर्डर का सीन होता है, फिल्म में एक रेप का सीन होता है, फिल्म में वायलेंस होता है, तो इसको कैसे आप इथिकली और मोरली जस्टिफाई करोगे। तो बात यह है कि फिल्म में मर्डर हो सकता है, फिल्म में रेप हो सकता है, फिल्म में वायलेंस हो सकता है। बस वो रेप को या फिल्म मर्डर को रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको सेलिब्रेट किया गया है फिल्म में अम, गलत तरीके से। तो ये सारी जिम्मेदारी एक सोशल एस्पेक्ट में फिल्म मेकर के कंधे पे होती है। और व्हाट इज गुड फिल्म में जब टेक्निकल पार्ट खत्म हो जाता है कि एस्थेटिकली ब्यूटीफुल फिल्म है, इमोशनली चार्ज करने वाली फिल्म है, उसके बाद ये सारी चीजें ऐड ऑन हो जाती है कि फिल्म मेकर्स ने किस तरीके से सोशली अवेयर रहकर फिल्म बनाई है, उसका क्या स्टैंड है चीजों के, मतलब फेमिनिज्म पे उसका स्टैंड क्या है, ह्यूमैनिटी पे उसका स्टैंड क्या है, सोशल स्ट्रक्चर पे उसका स्टैंड क्या है, उसका से क्या है। तो ये सारी चीजों को अगर आप फिल्म के थ्रू एक देखकर आप कुछ सोचने के लिए मजबूर हो, आपके दिमाग में या आपके स्ट्रक्चर में कोई एक इंटरनल सीड प्लांट कर रहा है फिल्म मेकर, और आप किसी चीज के बारे में सोचना चालू कर रहे हो, तो ये ह्यूमैनिटी को बेस रखते हुए तो ये एक अच्छी फिल्म है। ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक हो सकता है, लेकिन ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फिल्म मेकिंग का, कि टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ एज वेल एज जो उसका सोशल एस्पेक्ट है फिल्म का, उसमें कैसे फिल्म मेकर ने अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो ये एक पॉइंट है। और जब हम लोग कोई भी फिल्म देखते हैं, इसके बाद व्हाट इज गुड फिल्म का जो दूसरा डिस्कशन हो सकता है कि सोशल अवेयरनेस मतलब क्या होता है। मैंने जो अभी बोला, इसमें किसी को सवाल है क्या? शाम, अगर किसी को कुछ कहना है तो ऐड ऑन करके फिर मैं आगे जा सकता हूँ। Ethically correct hona is a very complex thing because from whose perspective is he ethically correct? So, like, जो जो मर्डर दिखाता है वो सोचता है मैं एथिकली करेक्ट हूँ, या whatever someone is doing, even someone when someone believes in something, he always believes that from their perspective they are ethically correct. How do we draw that line? Like, who is going to justify or who is going to? इसका एक एग्जाम्पल देकर मैं समझना चाहूंगा। फिल्म में अगर एक फिल्म में रेप सीन है, किसी का रेप हो रहा है, या वो कहानी में अगर है, स्ट्रक्चर की नीड है कि ये होगा, इसके बाद इसका रिपरकर्शन होगा, फिर ऐसा कंक्लूजन होगा और ये कथारसिस होकर ये एंड होगा।
तो उसमें कहीं ना कहीं ये एक सीन लिखा गया है, रेप का सीन है। तो फिल्म मेकर की इथिकल जिम्मेदारी ये है कि वो इस तरीके से उसको पोर्ट्रे करे ताकि मतलब वो फिल्म देख के ऐसा ना किसी को लगे कि ये रोमांटिसाइज किया हुआ सीन है। वो जस्ट कहानी की नीड है, जिम्मेदारी है फिल्म मेकर की, जिम्मेदारी है उसको कहानी के इसमें वो मर्ज हो जाए वो सीन, ताकि वो जस्ट कहानी का पार्ट बने। अगर वो ऐसा नहीं होगा तो वो एक पोर्नोग्राफिक मटेरियल हो जाएगा किसी और के लिए। तो ये एक बहुत ही इथिकल जिम्मेदारी है एज अ फिल्म मेकर की। ये रेप के सीन में हमने बोला सेम मतलब वायलेंस कैसे आप दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो दिखाने के भी एक तरीके डेवलप किए गए हैं डायरेक्टर्स के द्वारा। तो ये बहुत अवेयरनेस अवेयरनेस की बात है। और दूसरी चीज ये है कि हम कैरेक्टर्स को कैसे रख रहे हैं सोशल स्ट्रक्चर में, हायरार्की में, ऊपर नीचे जो क्लास स्ट्रक्चर में हम हमें जो कैरेक्टर्स दिखते हैं एवरीडे लाइफ में, हम उनको कैसे दिखाते हैं, उनकी डिग्निटी को कितनी कैसे पेश करते हैं, ये बहुत जरूरी है एज अ फिल्म मेकर। और ये सारी चीजें जब साथ में आती है तो हम उसको एक साथ में इन सब एंगल्स को अगर हम लोग सोचे या देखे तो फिर एक अच्छी फिल्म, ये एक अच्छी फिल्म है ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें फिल्म मेकर्स ने अपनी जिम्मेदारी निभाई इथिकली करेक्ट होके, कोई जिससे क्राफ्ट एग्जांपल्स अच्छा है हो। कदम भाई, where films you felt were ethically, like they were done well, director took the responsibility, known any Hindi films, yeah, Indian films? मसान इज अ गुड फिल्म, Masan, गुड एग्जाम्पल, yes. बैंडिट क्वीन इज अ गुड एग्जाम्पल। अगेन बैंडिट क्वीन में तो कॉन्फ्लिक्ट भी है ना, मतलब ये सारा रेप मर्डर और ये सारे सीक्वेंसेस भी है। शेखर कपूर ने कैसे उसको दिखाया है बहुत इथिकली अवेयर होके। Hmm. वहां पे भी लोगों को मतलब हम लोग ऐसे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रहते हैं कि कुछ लोगों के लिए वो रोमांटिसाइज का पार्ट हो सकता है, बट उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा इथिकली करेक्ट रहना है कि वो क्या आपने फोकस कर थर्सडेज को होती थी ना क्लास रात को, हर थर्सडे। हाँ जी। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? नहीं नहीं, there was some background talk. ओके Shams, ओके। may I add something? Yeah, Hamsika. हाँ। I think as much as I get what your question is about, how values can be individual and how does one decide whose value is higher or better. But I think, at least from what I understand from everything Kiran sir is saying, he has a definition of what good film is. And so many filmmakers, there's a constant debate on, is there a responsibility on how audience takes it? Like, few people say yes, few people say no. But I think Kiran sir is saying that you do have a responsibility. And when there's so many voices and so many different kinds of belief, how they say good people should be in leadership positions so you help other people see what you think is right. I think it's films with the same thing. You help people see perspectives probably they're either not able to see, or those who are struggling to put a perspective across, it helps them, right? So yeah, I think he's just saying you should take a stance Yeah, and like not shy away from taking a stance if you believe that's the right stance. Okay, at yes. least 2 cents of what I was thinking. Thank you. That's beautifully put, Hamsika. Yes. And along those lines, Kiran, ये जो आपने सोशल अवेयरनेस वाली बात कही, और जिसमें हमसिका ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात बताई, तो वो डिफरेंस हाउ इज दैट मैनेज्ड बाय अ फिल्म मेकर? ये जो डिफरेंस हमारे बॉलीवुड में ही है, कमर्शियल मूवीज अलग होती हैं और ये सोशल मैसेजिंग वाली मूवीज अलग होती हैं। सो वो डिफरेंस का फिल्म मेकर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बिकॉज उसका सोशल इम्पैक्ट तो वी आर एबल टू सी, इट्स इट्स वेरी मच वो हाई एंड माइटी फॉर कमर्शियल मूवीज। तो इवेंट्स तो सेम होते हैं, जैसे आपने मर्डर दिखाया है तो वो एक कमर्शियल मूवी में जिस तरह से दिखाया जाएगा वर्सेस एक मैसेजिंग सोशल मैसेजिंग मूवी में जिस तरह से दिखाया जाएगा। सो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस ये दोनों सेक्टर का, और फिल्म मेकर पे किस तरह का दबाव होता है, किस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बेसिकली फिल्म मेकर्स पे दबाव, सबसे बड़ा दबाव होता है कि फिल्म बेचने का, कैसे फिल्म बनाए हम लोग, फिल्म कैसे फिल्म बेचे। और ये
इसके चक्कर में क्या हो जाता है कि बहुत सारी चीजें सुपरफिशियल लेवल पर रह जाती है। अगर आप देखोगे मेन स्ट्रीम सिनेमा की जितनी भी फिल्म्स आप देखोगे जो रिसेंट टाइम में बहुत सक्सेसफुल रही है, या स्पाई फिल्में जो जिस तरीके से इंडस्ट्री में बन रही है, तो उसमें बहुत सारी चीजों को सुपरफिशियल लेवल पे पोर्ट्रे किया जाता है, जिसमें एक जिंगोइज्म होता है एक तरह का, एक तरह का उसमें हाइपर नेशनलिज्म होता है, उसमें एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होता है। ये सारी चीजें समझने के लिए पहले हम लोग को ये सारे जो टर्म्स है उसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। मतलब फेमिनिज्म से लेके ये सब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, और जिसकी हम लोग अभी हाइपर नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अवेयर होना एज अ ऑडियंस भी ये एक फिल्म देखने वालों की जिम्मेदारी है। तो जब ऑडियंस ये सारी फिल्मों के ऊपर सवाल उठाना चालू करेगी, मतलब क्राफ्ट के ऊपर, तो धीरे 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 करके जिस जिस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं कि फिल्म मेकर्स की सोसाइटी कैसे होनी चाहिए, तो वो चीजें आ सकती है। ईरानियन एक सोसाइटी बहुत बड़ी फिल्म मेकिंग सोसाइटी है, उसकी उनकी अगर आप फिल्में देखें तो आपको बहुत इंसाइट्स मिलेंगे सोसाइटी के बारे में, फिल्म मेकिंग के बारे में, या रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिल्म मेकर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। और अ, क्या होता है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताना चाहूंगा मैं कि कैरेक्टर जब हम लोग लिखते हैं ना, कोई भी कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए, या कोई भी इवेंट को हम लोग जस्टिफाई करने के लिए, हम लोग बहुत कुछ उसके साथ ऐसे सारी चीजें लिख लिख देते हैं। अब जब वो कोई ऑडियंस उसको परसीव कर रही है, या उसको लेकर घर जा रही है अपने साथ, उसको उस कैरेक्टर को या उस इवेंट को जी रही है, तो फिल्म मेकर्स की जिम्मेदारी है कि ह्यूमैनिटी को कोर रख के वो लिखना चाहिए, ताकि उसमें मर्डर भी हो, जो भी हो, एंड में जाके उसका कंक्लूजन इस तरीके से निकले कि इसमें ये जो फिल्म है वो अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी सेलिब्रेट कर रही है। ऐसा ना हो कि वो उस फिल्म से कोई डिवीजन बन रहा है, उस फिल्म से कोई हेटरेट फैल रहा है, उस फिल्म से कोई प्रोपागेंडा फैल रहा है। तो ये सारी चीजें उसका एक्सटेंशन है, उस डिस्कशन का एक्सटेंशन है। अ, किसी को कुछ कहना है इसके बारे में, मतलब जो मैंने अभी ऐड किया है उसके बारे में, तो हम लोग उसके ऊपर बात कर सकते हैं थोड़ी। मैं एक बात पूछना चाहती थी आपसे कि जैसे अभी अंकिता जी ने बताया कि किस तरह से ये जवाबदारी के क्या दिखाया जा रहा है उसको बहुत जवाबदारी से रखा जाता है, क्योंकि वहाँ रोमांटिसिज्म एंड रियलिटी, ऑल्दो रियलिटी हम दिखाना चाहते हैं बट रोमांटिसाइज ना हो जाए। बट एट द सेम टाइम क्या फिल्म मेकर देखने वाले के एंगल से कुछ ऐसा सोचते हैं, आई मीन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द व्यूअर्स, द वॉचर्स, बिकॉज ये तो बहुत बड़ा वर्ग है जो फिल्में देखता है और उनको अपनी तरह से वो अपने अपने तौर पे देखता है, और कई बार कुछ चीजें जोड़ती हैं और कई चीजें तो प्रेरित करती हैं, क्योंकि कई बार इन रेप सीन्स, मर्डर्स, हिंसा, इन सब से कई लोग प्रेरणा भी लेते हैं क्योंकि उनके बैकग्राउंड में कुछ है। तो वहाँ किस तरह से एक फिल्म मेकर कुछ भी लाने से पहले सोचते हैं, या क्या प्रक्रिया होती है? अ, इसका जवाब थोड़ा सा ट्रिकी है। मतलब एक फिल्म है, अगर उसको 100 लोग देख रहे हैं, तो 100 लोगों की तरह तो सोचकर फिल्म नहीं बनाई जा सकती कि 100 लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन ये सोचा जा सकता है कि अगर ये फिल्म में पर्टिकुलर सीन हम लोग रख रहे हैं, या इस तरह की फिल्म हम लोग बना रहे हैं जिसमें ये सारी चीजें है जो आपने बात की, तो उसका परसेप्शन क्या होगा, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इसके बारे में सोचकर वो सीन डिजाइन किया जा सकता है। फिल्म मेकर की जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा से ज्यादा उस इंटरप्रिटेशन को गेस करके कैसे उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, उसके बारे में बातचीत करे फेलो फिल्म मेकर से, या फिर उसके जो टीम से जो वो प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं,
और वो मेक श्योर करे कि ये फिल्म अगर ये इस तरह का, इसमें अगर रेप सीन है, ये अगर हम लोग रख रहे हैं तो इसका गलत मतलब ना निकले, इस तरह का इंटरप्रिटेशन की तरफ हम लोग पुश करें ऑडियंस को। तो ये एक क्राफ्ट की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से हम लोग क्राफ्ट उसका प्लान करते हैं एज अ फिल्म मेकर। बट सबके दिमाग में जाकर तो ये नहीं सोचा जा सकता कि कोई कैसे सोचेगा, बट एक उसका एक कॉमन एक बेस बनाकर ये जरूर सुनिश्चित किया जा सकता है कि किस तरीके से उसको रखा जाए फिल्म में। कोई अगर आपको लगता है कोई ऐसा सीन है, मतलब फॉर एग्जांपल रेप सीन है या कोई अ, जो वायलेंट है, तो कैसे रखता है, तो उसका एक जिम्मेदारी तय करके कैसे इंटरप्रिटेशन, मैं एज अ फिल्म मेकर मैं कौन सा इंटरप्रिटेशन चाहता हूँ और उस इंटरप्रिटेशन से कितना फिल्म को हेल्प होगी, और मैं कोई सोशल हार्मनी तो हार्म नहीं कर रहा हूँ, ये दिमाग में रखते हुए उसको पुट करना चाहिए फिल्म में। ये और किसी को कुछ कहना है? नहीं, आई थिंक वी कैन मूव अहेड किरण। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एज हमने हमने जो अभी बात की थी फिल्म मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही थी, बात की थी। अभी एक ऑडियंस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिल्म देखते वक्त, ऑडियंस की, क्योंकि हर बार एज ऑडियंस हमारे हाथ में नहीं है कि हमें क्या दिखाया जाएगा। क्योंकि मैं वो फिल्म टिकट्स मैं जब खरीदता हूँ तो ये मुझे नहीं पता होता कि मैं फिल्म में क्या देखूंगा। अब एज ऑडियंस की एज ऑडियंस जब मैं फिल्म देखता हूँ तो मेरी एक जिम्मेदारी है कि मुझे चीजें समझ आना बहुत जरूरी है। जो मुझे दिखाई जा रही है वो मुझे समझ आना जरूरी है। तो वो सेक्शन, ये पार्ट का हमने नाम रखा था मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। अगर ये हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसका नाम रखा था हमने मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट एक डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पे, अगर आप कभी देखना चाहोगे तो देख सकते हो। नॉम चॉम्स्की एक प्रोफेसर है यूएस में, तो उनकी ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात की गई है। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग खुद क्या है। जब आप एज अ ऑडियंस फिल्म देखने जाते हो तो आप सिर्फ फिल्म देख के नहीं आते हो, आप कुछ एक उसका फिल्म का हिडन मैसेज अपने साथ लेकर आते हो। और वो हिडन मैसेज क्या होता है, वो जरूरी नहीं हर बार आप वो हिडन मैसेज सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो या सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हो। बहुत बार वो ऐसा मैसेज होता है जिसमें सोसाइटी का डिवीजन होता है, सोसाइटी में हेटरेट फैलाया जा सकता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट है। आपका कंसेंट मैन्युफैक्चर हो रहा है। ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है 1936 का जर्मनी। वहां पे अगर हिस्ट्री में आप देखोगे तो जर्मनी में पहले पहले दिन ऑशविट्स नहीं खुले। हिटलर पावर में आया तो पहले दिन उन्होंने ऑशविट्स नहीं खोले, या पहले ही दिन उन्होंने जो गैस चेम्बर बनाए थे जूस लोगों के लिए वो नहीं बनाए, जिप्सी लोगों के लिए। पहले दिन उन्होंने कुछ पोस्टर लगाए या कुछ ऐसा प्रोपागेंडा बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने सिस्टमैटिकली डिजाइंड फिल्म बनाए। लेनी राइफेनस्टॉल करके एक फिल्म मेकर है, जर्मन फिल्म मेकर। तो उन्होंने कोलैबोरेट किया, ट्रायम्फ ऑफ विल करके उनकी फिल्म है यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हो। तो धीरे 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 करके उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को सिनेमा के थ्रू लोगों में नॉर्मलाइज किया। और उस आइडियोलॉजी में उन्होंने धीरे धीरे करके वायलेंस को इंसर्ट किया, उसको नॉर्मलाइज किया। और आगे जाकर जब उन्होंने ऑशविट्स बनाए, गैस चेम्बर बनाए, और लोगों को उन्होंने गैस चेम्बर में डाल के जर्मन एसएस बटालियंस ने या नाजी सोशलिस्ट आर्मी ने उनको सारे लोगों को गैस चेम्बर में जेनोसाइड किया। तब इतना कंसेंट वो क्रिएट कर चुके थे लोगों का, थ्रू फिल्म्स, थ्रू प्रोपागेंडा मशीनरी, कि लोगों को उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। मेजोरिटी लोगों को
ठीक है, मतलब ये सब तो दुनिया में होता रहता है, नॉर्मलाइज हो गया उनके लिए। Desensitize. हाँ, Desen. लोगों को डिसेंसिटाइज कर दिया। ये इसमें से बहुत सारा हाथ फिल्म मेकिंग का भी है। उस दौर का जो फिल्म मेकिंग है उसका बहुत Very बड़ा true. हाथ है कि Very true. किस तरीके Recently, से। there are researchers supporting the fact that because of films, a lot of people are taking violence very. हम्म। और जब अ, बाद में लेनी राइफल को फिल्म मेकर सोसाइटी ने ब्लैकलिस्ट किया, उनको आगे जाकर काम नहीं मिला। बट जब तक उनको काम मिल रहा था तो उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया था उसमें, बिल्कुल भी उन्होंने इथिकली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली चीजों की। और जिसकी हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टाइम से, फिल्म मेकर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेम अप्लाई होता है ऑडियंस के भी, ऑडियंस के ऊपर भी। उनको क्या दिखाया जा रहा है उनको समझ में आना चाहिए, उनको उतना अवेयर होना चाहिए कि मुझे ये क्यों दिखाया जा रहा है, मुझे ये पर्टिकुलर सीन इस तरीके से क्यों दिखाया जा रहा है, ये कैरेक्टर, विलन का जो कैरेक्टर है वो क्यों इस तरीके से, उसने उसका दाढ़ी क्यों रखाया है, उसने टोपी क्यों पहनाया है, उसने पगड़ी क्यों पहना है, उसने पर्टिकुलर ड्रेसेस क्यों पहने हैं, वही मुझे क्यों दिखाया जा रहा है। तो ये सटल पॉलिटिक्स होता है सिनेमा में, वो आपको समझ में आना चाहिए, आपको क्यों दिखाया जा रहा है। Kadam bhai, I और have a question here for the audience. ओके, Hmm. Is there any situation, like any movie or any, I mean, scene where you felt someone was killed or someone was abused or hit? Could be villain also. Did you feel satisfied? Did you feel happy about someone's death in the film? Any thoughts on those lines? I did a lot. I did feel a lot of times. Yes, So even I have. I was thinking how I think Charita was saying something. she's saying that even she felt that. Ah, okay. मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे क्या होता है, मतलब हम लोग जब फिल्म देखते हैं, अ, हमारे एचओडी थे एनआईडी में, उनका बुक है पूरब और पश्चिम पाप, उसमें विलन्स के बारे में बात की है। विलन्स इंडियन बॉलीवुड में कैसे विलन्स, किस तरीके के विलन्स उसको पोर्ट्रे किया गया है। तो उसका जिस्ट मैं बताता हूँ। जो अगर हम लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, हम लोग अभी 30 लोग जो बात कर रहे हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे, 25 लोग अगर बात कर रहे हैं, और हम लोग हम अपने आप को अगर मेन स्ट्रीम सोसाइटी अगर माने, तो उसमें कोई मिसफिट होगा तो हम लोग उसको विलन कर देंगे। अगर आप पुराने फिल्में देखो देखो हिंदी फिल्में देखो या कोई भी फिल्म में देखो, जिसमें विलन होता था वो गंजा आदमी एक विलन होता था, जिसका एक आंख खराब है वो आदमी विलन विलन हो सकता था। फिर कोई ट्रांसजेंडर कैरेक्टर को विलन बनाया, या अ, किसी का कोई हैंडीकैप पर्सन को विलन बनाया। तो सिनेमा में शुरू से ही ऐसा ये रहा है, ट्रेंड रहा है कि जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लिए जो मिसफिट है, नॉर्मल नहीं है, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, उसके लिए पॉपुलर कल्चर है, तो ऐसे लोगों को विलन बनाना बहुत आसान है। तो वो पर्टिकुलर फिर एक रिलीजन का आदमी हो गया, एक पर्टिकुलर कास्ट का आदमी हो गया, एक पर्टिकुलर, आप फिल्म्स को देखना चालू करोगे तो आपको दिखेगा कि जो चोर होते हैं उनके सरनेम एक पर्टिकुलर टाइप होते हैं, जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं फिल्म के, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, उनके सरनेम एक टिपिकल टाइप के होते हैं। तो ये सारा जो चीज है जो हमें दिखाया जाता है, ये पॉलिटिक्स के लिए आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा, समझना होगा। क्योंकि बहुत बार ये इस तरीके से फिल्म मेकिंग में कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, विलन्स दिखाए जाते हैं या क्रिएट किए जाते हैं, ताकि आप असल जिंदगी में पूरी कम्युनिटी को आप आगे जाके दोष दे दो कि हाँ ये सब लोग ऐसे चोरी होते हैं, ये सब लोग ऐसे गुंडे ही होते हैं, ये सब लोग आतंकवादी होते हैं, ये सब लोग ऐसे
झूठ बोलते हैं हमेशा, ये सब लोग ऐसे वायलेंट होते हैं, पर्टिकुलर लोग जो है ये हमेशा चोरी ही करते हैं। तो लोग, ऑडियंस का भी एक जिम्मेदारी है फिल्म देखते वक्त कि आप ऐसे किसी भी ट्रैप में ना फंसे। आपको वो समझ में आना चाहिए फिल्म का बेसिक मोटिव स्टोरी टेलिंग नहीं है, या कोई वो आपको प्लेजर देना नहीं है जो आप फिल्म देख के आपको मिले। उसका मोटिव है, उस फिल्म का मोटिव है कि आपके दिमाग में ऐसा सीड प्लांट करना, उसको हम लोग फैशिस्ट सीड भी बोल सकते हैं या फिर हेटरेट का सीड भी बोल सकते हैं। और फिर आप उसी उसी तरीके से आप सोचते रह जाओगे पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, पर्टिकुलर जेंडर के लिए। तो ये सारी चीजों के लिए भी ऑडियंस को थोड़ा सा जिम्मेदार होना पड़ेगा। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है लेकिन। और कंसेंट कैसे मैन्युफैक्चर होता है ये फिल्म में हम लोग ये डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे कि जर्मनी में जो मैंने पहले बताया कि जर्मनी में कैसे लोगों का कंसेंट क्रिएट किया गया, तरह तरह की फिल्में बना के, फिल्म मेकिंग करके यूथनेशिया को नॉर्मलाइज किया गया पहले। जब लोगों ने यूथनेशिया यूथनेशिया के आइडिया को नॉर्मलाइज किया तो फिर उनको फिर गैस चेम्बर वाला आइडिया, फिर उन्होंने वो को रिलेट किया सोसाइटी ने उस आइडिया को। फिर अगर आप कंसेंट की सेम इसका नेक्स्ट वर्जन आप देखोगे तो फिर आपको रवांडा, रेडियो रवांडा का अगर आप केस स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे रेडियो पे चीजों को मतलब एक पर्टिकुलर समुदाय है, तुत्सी और हुतू। तो इनमें से जो माइनॉरिटी समुदाय था उसको कैसे टारगेट किया किया गया, और फिर जो जेनोसाइड हुआ। तो पहले से ही वो लोगों को डिसेंसिटाइज कर, मेजोरिटी लोगों को डिसेंसिटाइज कर दिया गया था थ्रू प्रोपागेंडा। तो एज अ ऑडियंस की जिम्मेदारी है कि उसने इतना अवेयर होना चाहिए ताकि ये सारी चीजों से वो बच जाए। वो कल को जाके रोड का मतलब फिल्म देख के ऐसा ना हो जाए कि वो भीड़ में परावर्तित हो। उसका इंडिविजुअल एक स्टैंड, उसका इंडिविजुअल एक दिमाग होना बहुत जरूरी है। वो जैसे हमने फिल्म मेकर की जिम्मेदारी की बात की थी, वैसे हमको ऑडियंस एज अ फिल्म लवर की भी एक जिम्मेदारी होती है। वो Yeah. हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। I feel that's why it's very important that we always talk about a film. I mean, we just watch and we just leave it there. But when we talk about a film that we watch as a group of friends or something, there are so many things that come out. जैसे जैसे हम फिल्म के बारे में बात करते रहते हैं, we there are so many perspectives that we hold on to or subconsciously carry. But the moment we share with each other, I think a lot of them come out. So film appreciation or talking about a film is a very important activity, is what I feel. अभी जिस जिस तरह की फिल्में अभी हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें आप देखोगे, नोटिस करना कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हमेशा ऐसे विलन के इसमें पोर्ट्रे किए जाते हैं, या ऐसे वायलेंट करके उनको पोर्ट्रे किया जाता है। एक एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को हमेशा एक बेचारे करके पोर्ट्रे किया जाएगा, या ये सारा चीज का पॉलिटिक्स है। ये आपको समझना होगा फिल्म को एनालाइज करते वक्त, फिल्म को देखते वक्त, फिल्म को एंजॉय करते वक्त। तब आपको वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में फिल्म के पीछे का पॉलिटिक्स समझ में आएगा। क्योंकि अ, ये बहुत ही, कोई क्या बोलते हैं एग्जाम्पल उसको, है डबल फिल्म, एज्ड। कोई एग्जाम्पल है आजकल फिल्म्स का ऐसे प्रोपेगेंडा और मैं वो एग्जांपल देना चाहूंगा जो क्योंकि उसका कोर्ट ने ये किया था, इसलिए केरला स्टोरी एक फिल्म है हम्म जिसमें वो आता था कि 37,000 लड़कियों ने ISIS के लिए ये मतलब ये किया गया उनको, बरगला के। हाँ, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन का जो भी था, तो हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट का कुछ वर्डिक्ट था, तो उसमें 3 लड़कियां, 3 केसेस थे सिर्फ। लेकिन जब तक ये चीज हो जाती तब तक थिएटर्स में वो 37,000, ये कितना मिस इन्फॉर्मेशन है, और किस तरीके से फिर लोगों का एक सोच बन जाता है पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, और पर्टिकुलर एक समाज के लिए। हम्म और ये सबसे घातक चीज है सोसाइटी के लिए कि आप
को मिस इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, और मेजोरिटी ऑफ द पीपल वो कभी क्रॉस चेक नहीं करते जाके। फिल्म में आया होगा, सेंसर बोर्ड ने पास किया होगा, तो सब सब सच ही होगा, इस तरीके से मान के अगर बहुत सारे लोग, मैं हम लोग भी ऐसे ही थे शुरुआत में, किसी को हमें नहीं पता था कि चीजों को कैसे जज करना है, देखना है। लेकिन धीरे 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 आपको इन सारी चीजों के बारे में अवेयर होना पड़ेगा, आपको बहुत सारा मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, किस तरह का फिल्म मेकिंग लोग कर रहे हैं, किस तरह की फिल्म मेकिंग के थ्रू अपना एजेंडा चला रहे हैं, किस तरह की फिल्म मेकिंग में ह्यूमैनिटी को रख रहे हैं। ये सारी चीजों को आपको एज अ ऑडियंस, थोड़ा सा मेहनत है वो करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। किरण, एक सवाल था मेरा, दैट अभी आपने बात करी कि कैसे सिनेमा इज एन इंस्ट्रूमेंट, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट को वेपनाइज करना सोशल सिस्टम्स और पॉलिटिकल सिस्टम्स के लिए एक तरह का, मतलब इट्स अ वे टू डू इट। लेकिन एक तरह से तो वेपनाइजिंग ये तो मतलब सिनेमा पे भी अटैक हुआ ना ऐसे एज एन आर्ट फॉर्म, क्योंकि हम लोग सिनेमा से अब ज्यादातर लोगों से बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि इट्स अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। या आप दिन भर की जो मुश्किल होता है ऑफिस में इधर उधर से, उससे बचने के लिए आप सिनेमा देखने जाते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडियंस फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि मेहनत है, करना पड़ेगा, तो ज्यादातर लोग तो ऑटोमेटिकली इससे सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो वो धारणा ही बनी हुई है कि मूवी देख, क्योंकि आप वापस आके काम थोड़ी करना चाहेंगे, आपने दिन भर काम किया है। तो इट्स लाइक अ सिस्टमैटिक वायलेंस ऑन सिनेमा एज वेल, राइट? एंड ये पॉकेट्स ऑफ डिस्कशंस भी मुझे लगता है बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि अब मूवी थिएटर्स के, आई रिमेम्बर 10 साल पहले भी मूवी थिएटर्स के बाहर निकलते थे तो लोग खड़े होके कुछ खाते खाते मूवी पे चर्चा कर रहे होते थे। अब लोगों में बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि आपको सिस्टम ने वैसा क्रिएट किया है ना, दैट अर्जेंसी, दैट आप यहाँ से निकलते हैं, आप कहीं और चले जाते हैं, कहीं और कुछ करते हैं, तो वो चर्चाएं भी कम हो गई हैं। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? ये हमेशा से एक मुश्किल जगह ही रही है आंसर के लिए, कि इतना मुश्किल भरी जिंदगी है, और शाम में एंटरटेन के लिए हम लोग, एंटरटेन होने के लिए हम सिनेमा देखते हैं। और फिर कितनी चीजों के बारे में सोचे एक इंसान, दिन भर उसको पैसा भी कमाना है, भयंकर मेहनत करना है, और फिर शाम को अगर वो इन सारी चीजों के थ्रू गुजर के सिनेमा देखता है, तो ये कब सोचेगा, कब इसके बारे में अवेयर होगा? ये इसका जवाब नहीं है कोई, मतलब कैसे अवेयर हो, क्या हो। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि अगर आप एक सोसाइटी में जी रहे हो, एक सोसाइटी में आप अपने बच्चों को रेज कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर सोसाइटी में आप आपके डेली के बिजनेस कर रहे हो, तो भले ही आप कितने भी बिजी हो, कितने भी ये हो, आपके एंटरटेनमेंट के लिए आप फिल्म देखने जाओगे। सवाल यही होता है कि क्या एंटरटेनमेंट के लिए आप ऐसा फिल्म देखोगे जो कि बहुत एक्सट्रीमली प्रोपागेंडा और मतलब डिवीजन, जिसका मतलब सोसाइटी में डिवाइड करने के लिए ही ये फिल्म है, मान के चलो इस तरह का कोई फिल्म है, तो क्या वो देखना चाहेंगे? अगर वो उनके पास टाइम नहीं होगा और वो जाते हैं, तो उसमें मतलब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। अल्टीमेटली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी में, जिनको मतलब आज सैटरडे है तो आज हम कोई फिल्म देख सकते हैं, तो कोई भी फिल्म जाके देख लिया, या कोई फिल्म, ये फिल्म लगा तो ये फिल्म देख लिया, फलाना। बट अल्टीमेटली वही है कि जब आप इस सोसाइटी में जी रहे हो, इस सोसाइटी में आप अपनी फैमिली रेज कर रहे हो, इस सोसाइटी में आपको आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो वो क्या किस तरह के माहौल में आप उनको बड़ा करना चाहोगे? वो आप डिवीजन के माहौल में उनको बड़ा करना चाहोगे? क्या आप उनको एक बेहतर ह्यूमैनिटी और प्रॉस्पेरिटी, लव के माहौल में बड़ा करना चाहोगे? अगर आप मतलब इतना कैजुअली अगर होता ये, तो हम लोग ये डिस्कशन भी ना करते कि किस तरह। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई जवाब नहीं है कि क्या करे वो इंसान, क्या करे, उसको वो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा रेडिट पे जाके या ऐसे उसका रिव्यू पढ़ना पड़ेगा, लोगों ने क्या बोला है उनके बारे में। जो लोग ह्यूमैनिटी सेलिब्रेट करते हैं, उनके वो लोग ढूंढ के रखना पड़ेगा, उनका रिव्यू पढ़ना पड़ेगा, वो लोग क्या बोल रहे हैं पर्टिकुलर फिल्म के बारे में। ये थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है इसमें। और दूसरा क्या है कि ये मास मीडियम है ना, सिनेमा मास में देखा जाता है, तो कभी भी पूरे मास को अवेयर नहीं किया जाता। हमेशा से ही सोसाइटी में जो लोग अवेयर होते हैं, उनका वो हमेशा माइनॉरिटी में होते हैं। अगर आप देखो कभी भी, मतलब
सोक्रेटिस के टाइम से देखो, जितने भी लोग हैं जो जो जिनको प्राइस पे करना होता है जो अवेयरनेस का, वो हमेशा माइनॉरिटी में होते हैं। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, जो हमने प्रीवियसली बोला है कि इसका कोई कोई भी शॉर्टकट नहीं है। वो तो करना ही पड़ेगा। अगर अगर जिसको समझ में आ रहा है कि ये पर्टिकुलर जो फिल्म्स हम लोग देख रहे हैं, इसमें अगर हेटरेड है, इसमें अगर एक पर्टिकुलर एक रिलीजन को टारगेट किया गया है, इसमें डिवीजन है, सोसाइटी का हार्मनी को ब्रेक किया गया है, अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी इसमें कोर नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जिसको समझ में आता है उसने तो अपने आसपास के लोगों को समझाना चाहिए कि देखो ये फिल्म ऐसा होता है, ये फिल्म ऐसा होता है, अच्छा फिल्म ये होता है। ये सारी चीजें हैं। बट जो आपने पूछा, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं कि क्या करे इंसान, मतलब अगर। आई फील मोर देन कि अभी फिल्म बनाने से ज्यादा जरूरत मुझे जो समझ आ रही है वो है फिल्म क्लब्स बनाने की, कि छोटे छोटे फिल्म जी क्लब जी। गुट बन बन के, बिकॉज हाँ discussions are more important than productions right now. think we बिल्कुल have बिल्कुल। enough content. We have enough content in the world. We need enough time to analyze and digest them. मेरे मेरा मेरे एक मैं एग्जांपल Yashna देना has a चाहूंगा। question, Kadam bhai. मैं एक एग्जांपल दे। Yeah, actually not a question. Hi, Kiran. Hi, हाँ everybody. It is वही कि मतलब I recently had a discussion with somebody where मैं बात कर रही थी मूवी का एंड कैसे वो प्रोपागेंडा सेल करते हैं, बट आई रियलाइज कि हम ट्राई भी करते हैं डिस्कशन करने की, अपने आसपास के लोग जो नॉट इंटरेस्टेड, उनको वो एंटरटेनमेंट फॉर्म को इतना कभी कभी एनालाइज ही नहीं करने का मन होता है। लाइक यार हम एंजॉय करते हैं, आप इतना एनालाइज करोगे तो आप वो आर्ट फॉर्म को एंजॉय नहीं कर सकते, and people cut you off या फिर they think that you're trying to be too smart. So sometimes those spaces are also not free, and Confusing. especially ये Yeah. political issues के साथ कैसा हो जाता है ना, that people are built with such strong political views already कि Yeah. कभी ये बताना कि आप प्लीज मूवी के थ्रू सपोर्ट मत कीजिए आपके पॉलिटिकल एजेंडा को, वो और ज्यादा पॉलिटिकल डिस्कशन हीटेड हो जाता है। तो कभी कभी लगता है कि कैसे यस। कैसे इन्फॉर्म करे इतनी बड़ी ऑडियंस को जो चाहती ही नहीं है कि वो इन्फॉर्म्ड रहे, मतलब दे फील कि इतना डिस्कशन हमको नहीं करना है। इसमें क्या मतलब, इसका जवाब किस तरीके से दिया जाए, ये एक बार सोचना पड़ेगा। कैजुअली तो नहीं दिया जा सकता कुछ भी उठा के। पहले तो मुझे क्या लग है कि बर्तोल्ट बर्तोल्ट ब्रेख्त ब्रेख्त का नाम सुना है आपने? किसने? ब्रेख्त, ब्रेख्तियन थिएटर वगैरह। नहीं। बर्तोल्ट ब्रेख्त करके एक फिलोसोफर है, फिलोसोफर ही मानूंगा मैं उनको। तो उनका एक कोट था, मैंने जो पढ़ा था अभी, मुझे पूरा का पूरा याद नहीं है पोएट्री के फॉर्म में वो, बट जितना मुझे याद है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मैं ए पॉलिटिकल हूँ। आपके पास आसपास बहुत सारे लोग होंगे, आपके सवाल को जोड़ते हुए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पॉलिटिक्स समझ नहीं आता, मैं इससे दूर हूँ, पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है। तो ब्रेख्त ने ये कहा है कि ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत वो प्राउड फील करते कि वो ए पॉलिटिकल है, उनको पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, पॉलिटिक्स की कोई समझ नहीं है, जिसके लिए वो खुद को प्राउड फील करते। तो उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से पॉलिटिक्स ने उनकी पूरे लाइफ को घेर के रखा है। जब वो जाते हैं पहला टीका लगाते हैं, उसके बाद वो कोई भी मतलब जब वो दूध खरीदते हैं, वो चावल खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, उसका उसका रेट कैसे फिक्स होता है, वो कौन करता है, और वो कौन सा मेडिसिन लेगा लेगा वो कौन से हॉस्पिटल में जाएगा, उसके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, वो अगर इंग्लिश बोलेंगे तो कौन से जगह पे उनको नौकरी का चांस है, ये सारा पॉलिटिक्स में डिसाइड होता है। और उनका इस सिलेबस आदमी सिलेबस भी। हाँ, उसका सिलेबस भी। और जो लोग मानते हैं कि मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, ऐसे लोगों के बिहेवियर से पैदा होता है एक खूनी, एक डेकॉइट, एक प्रोस्टिट्यूट, और एक फेल्ड स्टेट। ये सब इन सब लोगों की उपज है जो बोलते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। जो मेरे कजिन्स है, मेरे भाई है, बहनें है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, ऐसे ऐसे ये सारे लोग उसके लिए जिम्मेदार है,
जो कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि फिल्म का क्या पॉलिटिक्स है बेसिकली। ओके पूर्वा, कुछ पूछना चाह रही? हेलो किरण सर। हाँ सो हाँ। आपने कहा कि सब लोगों जो अपॉलिटिकल लोग हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि उनकी वजह से ये सब सोसाइटी में अनरेस्ट बढ़ता है, राइट? पर तो ये ब्रेक्ट माय का पॉइंट। मैंने आपको बोला, ये मैंने नहीं कहा है, मैं इतना मतलब फिलोसफी पर इतने बुद्धा के पास नहीं गया हूँ अभी तक कोई कोट करने जी के जी, लिए। नहीं कोई बात ये नहीं। ब्रेक्ट का कोट है। जी, बट जो लोग आजकल मैं अभी अभी जो चल रहा है पॉलिटिक्स के उसके बारे में बोलना चाहूंगी कि जो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है तो वो इंटरेस्टेड लोग ऐसे हैं अनफॉर्चुनेटली कि उसमें से कोई सिस्टम में बदलाव आ नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे फिर? आप जैसे कहा कि मूवीज है वो बहुत ही अच्छी तरह से पोर्ट्रे कर सकते हैं, है ना, मीडियम थ्रू। और हमें या और ऑडियंस को ध्यान रखना है कि अ, आप जो देख रहे हो उनको समझे, है ना, कि ये क्या दिखा रहा है आपको समझना चाहिए। तो उसको ये प्रोपागेंडा फिल्म है या जैसे आपने कहा तो बहुत अच्छी तरह से आपने बहुत सारी बातें बताई। तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत होनी जरूरी है कि एज अ ऑडियंस कि आप सोचना शुरू करें। चाहे थोड़े मतलब थोड़े से ही लोग हो, सॉरी, पर इट इज इम्पोर्टेंट कि हम सोचें इस इन सारी चीजों के बारे में। भले ही सर्कल छोटा हो पर वो बड़ा धीरे धीरे होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए स्लोली। पर पॉलिटिक्स के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि आ, ये मैटर ही नहीं करता कि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो या ना हो, आप सफर तो करते हैं नो मैटर व्हाट। और जी बिल्कुल। चाहे आप सपोर्ट करें पॉलिटिक्स तो इस तरह का पॉलिटिक्स है तो कैसे सपोर्ट करेंगे आप? बात पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने की या पॉलिटिक्स के अगेंस्ट होने की नहीं है, बात पॉलिटिक्स को समझने की है। फिल्म का एक पॉलिटिक्स होता है, फिल्म क्यों दिखाया जा रहा है क्या। बस अपने लेवल पे हम लोग उतना अवेयर हो सकते हैं, अपने लेवल पे हाँ। हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं कि हाँ, पहले तो ये चीज होना चाहिए कि मैं किसी प्रोपागेंडा के लिए ना प्रोपागेंडा का शिकार हूँ, मैं खुद को बचाऊं तो मैं किसी और को बचा पाऊंगा। जी। ये तो पहला फर्स्ट स्टेप है, ये पहले होना चाहिए। यहाँ पे साक्षी ने कुछ लिखा है, द मूवीज आई थॉट आई लाइक आर नाउ सो इम्पॉसिबल टू वॉच वंस आई बिकेम अवेयर। ये तो इसका एक एग्जांपल है, एक अच्छा एलिगरी ऑफ द केव, प्लेटो का जो बुक है, उसमें एक बार आप लाइट देखोगे तो आप उसको अनसी नहीं कर सकते। ये हमेशा होगा आपके साथ, और यही आपका जिंदा रहने का निशानी है। हाय किरण, हाय। साक्षी here. um, आपने अभी कहा कि यू हैव टू बी क्या बोलते हैं, that's such a thin line to be aware and not be क्या बोल मतलब उससे आप ज्यादा प्रभावित ना हो। इट्स सच a thin line because पॉलिटिक्स या इन जनरल एनी एजेंडा और एनीथिंग, इट्स सो सटल। मतलब अभी मैं जो मूवीज देखती हूँ, सो इट्स अ लंच टाइम और डिनर टाइम थिंग दैट वी वी पिक अप अ मूवी एंड वी सी। हम्म। और जो मूवीज मुझे बचपन में पसंद थी, जो मुझे मेरा एक मेमोरी था दैट द अरे मस्त मूवी है यार, टाइम पास मूवी है, चल देखते हैं। एंड अभी जब हम लगाते हैं 20 minutes एंड shut down, I can't watch it, I can't let you watch it, it's so bull, मतलब इतना ज्यादा रबिश है। मतलब द मोर आई सी द मोर आई रियलाइज, ओ माय गॉड ये इतना सटल है, एवरीथिंग इज सो सटली लेड, कभी ध्यान ही नहीं दिया। एंड वो जब समझ में, मतलब जब उसकी मैं अवेयर हुई तो धीरे धीरे मुझे समझा कि वो सब जो सटल लेयरिंग था, जो सटल क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसिंग, हाँ। सटल मैसेज था, वो मेरे दिमाग में, मेरे थॉट प्रोसेस में ओवर द इयर्स, हाउ इट कल्टिवेटेड इनटू मी, हाउ इट शेप्ड मी, एंड नाउ आई हैव टू कॉन्शियसली अनशेप माई सेल्फ सो दैट
आई डोंट बिकम टू रिजिड अबाउट कि अरे ये लोग तो ऐसा ही करते, अरे ये लोग तो वैसा ही करते हैं. आई हैव टू एक्सेप्ट दैट लोग करे थे वो चीजें. आई जस्ट हैव टू बी वेरी अवेयर एंड वेरी सेंसिटिव कि मैं क्या लेना चाहूंगी, और by what things I don't want to associate with myself, or what things are just not okay with me. But it's becoming to क्या बोलते हैं, it's becoming difficult to uh, watch movies for just the sake of it once you realize that movies have so much power. हमारा आई थिंक इग्नोरेंस वहीं से आता है कि हम ये समझते ही नहीं है कि जो भी सॉफ्ट मीडियम है, मूवीज है, एनी मीडिया दैट्स मूवी, और इवन रील्स आप अभी देख लो, या वो छोटे मैसेजेस देख लो, पोस्ट देख लो, वो सब इतने सटल होते हैं, बट वो ओवर द इयर्स दे आर नॉट इन योर फेस, दे आर अंडरलाइन इन द मैसेज सो सटली कि वो बिल्डअप होते होते आपको समझ भी नहीं आता है, और आप अ, वो जो मैसेज है, वो जो थॉट है, आप उसको अपना समझ लेते हो. मतलब बीच में आई गिव यू एन एग्जांपल कि आई वाज I'm I've always been a feminist. I'm even a feminist today, but something happened, and I and my brother were having a discussion on a movie, and he said, तुम तो सिर्फ ऐसा लगता है कि लड़कियों के साथ ऐसा होता है, लड़कियों के साथ वैसा होता है, तुमको पता है क्या लड़कों के साथ क्या होता है. एंड दैट वन सेंटेंस got me into thinking, oh हाँ, लड़कों के साथ भी होता है. एंड देन यू अगेन see everything from a different perspective, or you try to see. And जैसा अंकिता ने कहा कि डिस्कशन इज इम्पोर्टेंट. यू मेरा मेरा थॉट प्रोसेस तब तक नहीं बदलेगा, या मैं मेरे ब्रांच my tree won't have more branches unless I don't reach for that water, unless there's no water. So that discussion is important to understand कि अच्छा ये पर्सपेक्टिव भी है, वो पर्सपेक्टिव भी है. there probably there's no right and there's no wrong, because people who are doing it, they know what the long term effect is. If you have the capacity to look at it from that view, then good enough. If you don't, then just be aware. नाउ वेलकम टू द लेटोस गैंग. साक्षी, आप हंसी नहीं कर सकते चीजों को देख के, बट एक चीज है कि देखो, प्रोग्रेसिव होना या मतलब फेमिनिस्ट होना, प्रोग्रेसिव होना, ये कोई चीज नहीं है, मतलब ऐसा मटेरियल चीज नहीं है, ये पेन Yes. जैसी चीज नहीं है. ये हर दिन का टास्क है, Yes. एवरीडे टास्क है. एवरीडे इज अ मदर डे. जो होता है ना, आज Yeah. मदर्स डे है तो आज को माँ को मैं कुछ हर दिन मदर्स डे है. तो हर दिन का टास्क है कि वो प्रोग्रेसिव होना, या उससे बड़ा टास्क है कि वो स्टेज पे कायम रहना. ऊपर नहीं जा पा रहे तो उस पे कायम रहना, नीचे मत आओ. तो वो हमेशा स्ट्रगल रहेगा, और वो इंडिविजुअल का भी स्ट्रगल रहेगा कि कैसे आप ग्रो करते हो. आपके आसपास के लोग आपको एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं डिस्कशन के थ्रू. आप फिल्म देखते हो, आपके भाई ने जैसे आपको बोला कि क्या आपको पता है क्या लड़कों के साथ क्या होता है, या जो भी है. तो जितना पहले तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी चीजों के लिए अपनी धारणाएं बना लेते हैं. ये सबसे घातक चीज है. एज अ प्रोग्रेसिव थिंकर आपको चीजों को बहुत बैलेंस तरीके से देखने के लिए और एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, और एक पर्सपेक्टिव हो सकता है. ये चीजों के लिए रेडी होना चाहिए. लेकिन इस तरीके से रेडी होते हुए भी आपको समझ में आना चाहिए सटल पॉलिटिक्स की क्या मेरे को दिखाया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए. आपका धीरे धीरे, मतलब आपने जो भी बातें कही वो एक अच्छे लिसनर की और अच्छे वॉचर की एक निशानी है. तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है. आप ग्रो करो एज अ फिल्म क्रिटिक, एज अ फिल्म लवर. बहुत अच्छा आपका फ्यूचर हो सकता है उसमें. तो अगर आपको समझ में आ रहा है चीजों के बारे में तो वो बहुत जरूरी है. ये बहुत कॉमन चीज एक्चुअली नहीं है जो कि भी अगर आपको समझ में आता है, ये पॉलिटिकल कॉमन चीज नहीं है. जो भी पॉलिटिकल डिबेट्स होते हैं ना, मुझे हाँ, लगता है कि ऑलरेडी एवरीवन टेक्स देयर स्टैंड.
कि either they're left or they're right or whatever, there's always the stand is always there. इस इस सिनेरियो में डिबेट कभी नहीं करना है जब when the other person has already taken a stand. मुझे लगता है कि I'm never open for a debate when the other person I feel is not neutral. When the other person has already taken their stand, it then becomes an egoistic Yes. fight. I mean, this is right or this is wrong. How हम्म to stay in that neutral phase? Any or should we take our stand and be open for neutrality? How do you look at it? आइडियोलॉजी में क्या होता है कि मुझे लगता है किसी भी आइडियोलॉजी में ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। आप आप फिर उसके भक्ति में जाने के ज्यादा चांसेस है, ताकि वो एंजॉय कर पाओ आइडियोलॉजी। और एक बार आप उसके भक्ति में चले, मतलब क्या बोलते हैं, भक्ति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्शिप में Blind चले गए। thing. हाँ, ब्लाइंड वर्शिप में चले गए तो फिर आपका रैशनैलिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। मतलब आप, क्योंकि आपका फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा उसको डिफेंड करना, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को। और फिर आप चीजों को अलग तरीके से, मतलब ह्यूमनिस्ट एंगल से नहीं, फिर आप फिर देखो कि हाँ, इसको कैसे हराया जाए, इसको कैसे मैं चुप कराऊं अभी डिबेट में, इसको कैसे अभी इसका जवाब दूं ताकि मेरा वो एजेंडा बना रहे। तो ये सारी चीजों का प्रॉब्लम हो जाता है जब आप किसी भी आइडियोलॉजी को ब्लाइंडली फॉलो करते हो। जरूरी है कि बस ह्यूमैनिटी कोर होना चाहिए, उसको ह्यूमैनिटी के सारे ये लेके पैरामीटर्स लेके चेक करना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है, इसमें क्या वायलेशन हो रहा है, ये अगर मैं बोलने जा रहा हूँ तो इसमें क्या इसके रिपरकर्शंस है, इसमें कौन से जो क्या बोलते हैं इसको, सोशल स्ट्रक्चर के जो जितने भी घटक है, कितने लोगों को मैं हार्म कर रहा हूँ, ये सब स्टेटमेंट करके। तो ये सब चीजों का एक अवेयरनेस डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल बात है, लेकिन आसान होता तो क्यों सब लोग बात करते इसके बारे में। थोड़ा सा है मुश्किल, करना पड़ेगा लोगों को। I think Sham, from a like emotional and psychological perspective, ideologies are very वो बहुत इमोशनल होते हैं लोगों के लिए। सो इट्स लाइक दैट थिंग नो, कि अगर आप इफ यू आर ब्लाइंड टू समथिंग, ब्लाइंड वर्शिपिंग जैसे किरण ने कहा अभी, तो उसका मतलब सिंपल लिटरल सेंस में मतलब यही होता है कि अगर आप अंधे हैं तो कोई आपको रास्ता नहीं दिखा सकता है। ज्यादा से ज्यादा हम उसके साथ बैठ के उसकी कहानी सुन सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में सुन सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज टू डेवलप ट्रस्ट। सो लेटिंग गो ऑफ दैट सिचुएशन इज प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ, बट सिटिंग विद दैट सिचुएशन, लिसनिंग टू दैट सिचुएशन, आई फील वो रास्ता खोलता है कभी कभी, नॉट ऑलवेज, बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो, और आपको भी उसमें मतलब झंझट में पड़ के क्या ही करना है। बट आई थिंक दैट डिसर्नमेंट इज इम्पोर्टेंट, कि कभी कभी अगर आपके अंदर है वो एनर्जी तो करना चाहिए, क्योंकि रास्ते ऐसे ही खुलते हैं आइडियोलॉजीज के बियॉन्ड। बिकॉज एवरीबडी स्टार्ट्स टू बी लाइक क्या इसमें माथा का पान है, then the thing is the roads will always be shut. So that's, I think, our responsibility, Kiran, correct me if, like, that's what you were saying also. I'm thinking that it's also our responsibility as watchers to sometimes hold that pillar of discernment, कि कब बात करनी है हम्म नहीं करनी है। नहीं, और क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी सिनेमा या ऐसी कोई चीज देखते हैं, तो जो जिन लोगों के साथ हम लोग जिंदगी में बड़े हुए हैं, जो लोग हमारे परिवार के लोग हैं, जो हमारे दोस्त है, बचपन से जो दोस्त है, बहुत बार हमें ऐसा हो जाता है कि अरे यार ये किस तरीके से सोच रहा है, अरे यार ये मेरी माँ है, ये पिताजी है, ये क्या सोच रहे हैं, ये ऐसे क्यों सोच रहे हैं, कितने गलत तरीके से चीजों को रख रहे हैं डिबेट पे। तो जरूरी है कि ये सब दोस्ती वोस्ती बनी रहे जिंदगी में, और वो हमेशा एक 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 स्कोप हो डिस्कशन का। आप अगर वो मतलब जबरदस्ती किसी को अवेयर नहीं कर सकते, मतलब ज्ञान की आंखें नहीं चिपका सकते किसी को। अगर आप देखो कि वो उसको रेडी है क्या नहीं, डिस्कशन के लिए रेडी है, एक दिन में किसी का ओपिनियन चेंज नहीं होता। जो जो वो 25-30 साल से बिलीव करता आ रहा है, तो आपको एक डिबेट का आर्ट सीखना पड़ेगा कि उसको कैसे, किस तरीके से आप उसको सवाल पूछो, किस तरीके से उसको आपने जो फिल्म में
खोजा है उसको किस तरीके से एक्सपोज करो उसके सामने, पर्सनल लेवल तक उसको कैसे उसको अफेक्ट हो, ताकि आप आप इस तरीके से एग्जाम्पल पुट करो। तो ये सारी चीजें थ्रू टाइम टाइम के साथ साथ आप सीख जाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप अब जाके नए दोस्त तो नहीं बनाने वाले जिंदगी में। जो आपके दोस्त है वो बहुत सालों से आपके साथ है, आपके सुख दुख में आपके हमेशा साथ रहे, तो ये फिल्म की वजह से या पॉलिटिक्स की वजह से उनका दोस्ती नहीं टूटना चाहिए। बस जब भी आपकी उनसे बातचीत हो, आपको लगे कि ये हमेशा प्रोपेगेंडा के लिए फेल हो जाते, मतलब प्रोपेगेंडा के शिकार हो जाते हैं ये लोग, तो आप इस तरीके का एक एक तरीका खोजो कि वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया क्या, मैं इतना कम सोचता हूँ क्या, मुझे जो दिखाया जाता है उसके बारे में। तो वो आपको एक तरीका खोजने आना चाहिए, और कम से कम शब्दों में आप जब बोलने का वो मतलब एग्जाम्पल में समझाने का तरीका डेवलप करोगे, तब कुछ थोड़ा सा ये हो सकता है कि कोई आपके एग्जाम्पल से अवेयर हो सकता है, कोई सोच सकता है। तो आप वो एक वो आर्ट है, मतलब वो आप कैसे करते हो, कैसे कैसे बात करते हो किसी से। क्योंकि आप मैं चाहूंगा कि ऐसे किसी से, किसी भी दोस्त से या अपने रिश्तेदारों से आप अपने संबंध ना खराब करो फिल्म की वजह से, जो कि मेरे साथ बहुत हुआ है। मतलब तो बात अल्टीमेटली। तो है वो हार जीत पे आ जाती है, मैं सच या आप झूठ। जब हार जीत पे बात पहुंच जाती है, चर्चाएं, तब वहां किसी को कुछ नहीं मिल रहा है एक्चुअली। सब अपनी अपनी स्ट्रॉन्गर आइडेंटिटीज और अपनी भक्ति, अपनी कुछ को जस्टिफाई करने की दौड़ में लग जाते हैं। पर जब बात करने का माहौल बनता है, तब शायद जो प्रश्न होते हैं, और वो ऐसे प्रश्न जो उनको उनके अनुभव से जोड़ सकें, कि आज से कुछ सालों पहले तो वो परिस्थिति नहीं थी, हमारे पास वही लोग थे, उनसे हमारा रिश्ता था, हमारा लेन देन था, वो हमारे साथ थे। तो आज क्या चीज ऐसे आ गई है कि हम उनसे डर गए, या वो हमारे लिए खतरा बन गए। वो चीजें कभी कभी काम करती हैं, ये मैंने देखा है। वरना तो परिवार में भी एक मूवी को देखने के बाद खाने के टाइम पे भी इतना ही होता है कि बस मारपीट नहीं होती है, अदरवाइज एंगर बाउट्स हैं, हारने जीतने वाली बात है। और ये कि जो दिखाया जा रहा है वो समाज का सच है। सच क्या है वो हम सब इंटरनली तो जानते ही हैं, एज ह्यूमन बीइंग्स तो हम जानते ही हैं। फिर भी हम उस सच को मानने की दौड़ में लगे क्योंकि पूरी भीड़ वहां जा रही है। दैट्स द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा। ये तो प्राइमरी स्टेज ऑफ डिवीजन है ना, पहले डाइनिंग टेबल पे डिवीजन होगा, फिर सोसाइटी में होगा। ये तो सक्सेसफुल है फिल्म तो प्रोपागेंडा में। ये तो पहले डाइनिंग टेबल पे उन्होंने कर दिया। सब वही चीज है कि उसका काउंटर प्रोपेगेंडा क्यों नहीं हो पाता। जैसे कि अभी बहुत 99% हम देख रहे हैं कि कुछ एक अलग नॉर्मलाइज, एक न्यू नॉर्मल सेट करने की बात हो रही है, पर सामने कुछ चीज कमजोर हुई है नहीं नहीं, कमजोर जिससे इसकी ताकत बढ़ी। क्या होता है कि अच्छी फिल्म है ना, अच्छी फिल्म या अच्छा क्या बोलते हैं उसको, अच्छा क्राफ्ट, अच्छा खाना, अच्छा गुलाब जामुन, अच्छा बिरयानी, ये कम समय के लिए आपको याद रहता है, फिर उसका फ्लेवर रह जाता है। लेकिन एक बार आप जहर खाओगे, जहर जहर का कोई ये नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं है, वो लंबे समय तक रहता है। तो वो होगा हमेशा जहर का कोई भी, क्योंकि वो खराब है इसलिए वो जहर है, और उससे क्या सही, खराब होगा। और तो सही सेम, बात। हाँ तो वही है कि जो अच्छी चीज है वो खराब हो जाती है, एक पॉइंट, खराब खराब नहीं, उसका एक फ्लेवर खत्म हो जाता है, उसका उसका डेथ हो जाता है, कि उसका एक पर्टिकुलर एंड आता है ना अच्छी चीज का। हम्म। जहर का कोई एंड नहीं है, वो खराब नहीं होता, वो बहुत सालों तक रहता है। और Can आप साक्षी। I add जी, something? सौम्या मैम, आपने अभी जो बोला, संध्या मैम सॉरी, कि व्हाई इट हैपेंस, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम वही बिलीव करते हैं जो हम हैं। आई कैन मैं उतना ही बुरा इस वर्ल्ड में इमेजिन कर सकती हूँ जो मेरी इमेजिन करने की कैपेसिटी है। तो आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट टू पीपल, बट अगर आप उन्हें ये अवेयर करा सको कि अगर आप एक्सट्रीम हो, तो आपको जो लगता है कि
if you think you are on this side and you think like this, then there will be people on that side who think like you. So you have to think people are there like you, but then you have to make them understand, if I'm not extreme, then I know there are people who are not extreme over there as well. So there are all types of people. अगर तुम जैसे लोग, there are people of every type everywhere. There are no good people on one side, there are no good people on other side. There's no side. मतलब it's a difficult situation. No, And so it's not just yeah, in India. मतलब आप तो वो situation और अभी मैं everywhere. currently on the opposite side of the world आई हूँ, and I see the same mentality over here as well. And somewhere आप तो समझता है कुछ तो चीजें वैलिड है, पर आप तो ये भी समझता है कुछ तो चीजें आर जस्ट born out of ignorance. तो either you be with people who you can digest, or you make them aware that आपकी जो सोच है वो गलत है, आपको ये समझना है, और आप जैसे लोगों की, आप जैसे और भी बहुत लोग हैं, तो यू हैव टू रियलाइज, मतलब आप दूसरों को नहीं समझा सकते हो, बट आप subtly you have to understand कि it all becomes subtle चीजें ही over the period of time words. आप हाँ, एक बार बोलो जी ये ऐसे करना है, तो वो खिलाती तो है, दैट्स डिफेंसिव ट्रू, हो जाएगी. क्योंकि मैं इसमें एक जोड़ना चाहूंगा चीज कि कितने लोग हैं, मतलब अगर अभी शाम शायद डैडी बनेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं अभी जो उस प्रोसेस में होते हैं पेरेंटिंग में, उनको पूछा जाए तुम्हारा बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, वो सब लोग बोलेंगे डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। उसको अच्छा इंसान बनने का किसी का भी ख्वाब नहीं है। वो एक उसको बेटर डिसेंट ह्यूमन बीइंग बनाएंगे, उसका किसी का भी ये नहीं है। उनको उसको इंजीनियर बनाना है, किसी को डॉक्टर बनाना है। जर्मनी में ना, वो 1936 के जर्मनी में सब ऐसे, जर्मन इंजीनियरिंग बहुत फेमस है, मतलब दुनिया में, क्योंकि जर्मन ऑटोमोबाइल, जर्मन इंजीनियरिंग, मतलब आर्किटेक्चर, ये सारी चीजों में तो वो लोगों ने गैस चेम्बर बनाए। वो कुछ बहुत अच्छा कर सकते थे ह्यूमैनिटी के लिए। तो ये सारी चीजें होती है कि अगर आप, मतलब एजुकेशन लेके भी उसका कोई गारंटी नहीं है कि आप अच्छे इंसान बन जाओ। आप अच्छा एजुकेशन लेके भी आप बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही एविल पर्सन बन सकते हो। द ग्रेट डिक्टेटर में, द ग्रेट डिक्टेटर फिल्म है चार्ली चैपलिन का, उसमें जो लास्ट का स्पीच है उसका, तो वो बोलते कि हमें ज्यादा काइंडनेस की जरूरत है, हम लोग को इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है दुनिया में। हम लोग को थोड़ा सा, इंजीनियर्स तो बन जाएंगे अपने आप वो, अगर वो काइंडनेस होंगे तो अच्छा ही काम करेंगे दुनिया के लिए। तो ये सारी चीजें हैं कि हम लोग को एक अच्छा सोसाइटी का एक ख्वाब देखना चाहिए कि जिन लोगों को समझ में आया है, जिन लोगों को प्रोपागेंडा समझता है, उन लोगों ने एटलीस्ट वो अच्छा सोसाइटी का एक ड्रीम देखना चाहिए। भले ही उसमें आप लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो ना हो पाओ, वो बात की बात है, लेकिन वो बहुत जरूरी है कि आपको एक अच्छा सोसाइटी के लिए एक अच्छा सोसाइटी का सपना देखना कि हाँ, ये सोसाइटी विदाउट हेटरेट, विदाउट कोई डिफरेंस के, इक्वालिटी पे खड़ा हो। ओके, और कोई कुछ कहना चाहेगा? Yeah, I wanted to add something a little tangential, but I think it's still related. I personally think cinema is such an easy way to poke somebody's beliefs. अगर मैं directly कुछ बोलूं, या on their stance, it becomes about identity. But I can take a side route of a character of another story and help them question. क्योंकि sometimes being curious and open and questioning about our own directly feels too threatening. But I personally feel it's always an relatively easy entryway. Again, it depends किसके साथ बात कर रहे हो, how open they are, what is your dynamic with them. But personally, I felt that if I want to get people to think about something in a different way, give them a movie, give them a book. I can't, or if something happens to them directly, but it's just a softer way to do it, and probably that is why the opposite side of, if somebody's influenced in a soft way, people don't realize. But yeah, I was just thinking this.
Yeah, that's beautiful, Hamsika. And it has been a great discussion, right? Like हम लोगों ने फिल्म मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, वॉचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, रिलेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया कि हाउ अ फिल्म मेकर कैन नॉट इंटरप्रेट व्हाट द मास कैन मीन बट कैन एनालाइज बेटर इन एन एवरेज की एवरेज का रिएक्शन कैसा होना चाहिए और उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. And we also discussed some ways, like practical ways of how to do this, like film clubs hone chahiye. Sakshi came up with discussion pointers. Hamsika is beautifully put ki how we can softly and subtly help people see, not necessarily talk, but show. And very beautiful discussions with wonderful insights. And I want to bring the compass back to Kiran. Can you tell us some amazing stories that happened while making a film or when you were writing a script? कुछ funny, कुछ curious जो आप हमसे हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे आज? एक्चुअली हाँ, have you seen that film Hotel California? How many guys of you have Yeah. seen? So the protagonist character Jenita, the girl, उसका वो एक क्रिश्चियन कैरेक्टर लिखा गया था और उसके कॉस्ट्यूम डिजाइन करना था कि किस तरीके से उसको कॉस्ट्यूम दिया जाए फिल्म में. तो बहुत सारे, मैं जहाँ पे रहता हूँ मालवन में, वहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, तो मैंने बचपन पे देखा था कि वो लोग ऐसे जो क्रिश्चियन औरतें होती थी वो फ्रॉक पहन के आती थी, मतलब एक नी के थोड़ा सा नीचे लेंथ तक फ्रॉक उन्होंने पहना है. और बहुत सारी बाकी औरतें जो साड़ी और इस तरह का कॉस्ट्यूम पहनती थी. तो जेनिता का कॉस्ट्यूम हमें थोड़ा सा क्रिश्चियन बैकग्राउंड दिखाने के लिए वो फ्रॉक करना, मतलब ये थे. तो अभी वो सब शॉप बंद हो गए हैं सिटी में, वो सब मिलने वाले, वो सब सिलवाते हैं लोग. और हमारा शूट है, मान लो परसों शूट है, और 4 फ्रॉक हमें बनाने हैं, तो हमें कुछ मिला नहीं. तो एक अगोस्टिन डिसूजा करके एक हमारे एक टेलर है पहचान के, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको वो फ्रॉक बनवा के दे सकता हूँ, बट आपको जो औरतें रात को जो पहनती है ना, क्या बोलते हैं उसको, गाउन नाइटी या जो भी है, वो आप अच्छा साधारण, मतलब ऐसा एक कोई फ्रॉक जैसा डिजाइन वाला एक लेके आओ, फिर मैं आपको वो उनके मेजरमेंट में उसका फ्रॉक करके दे सकता हूँ. तो मैंने वो 4 पीसेस खरीदे. अब उसका फ्रॉक बनाना है, तो जो प्रोटैगनिस्ट लड़की है उनको मैंने बोला कि आप वो डिसूजा जी के पास जाओ और उनको मेजरमेंट दे दो, तो कि आपके मेजरमेंट के हिसाब से उनको वो फ्रॉक बनाने होंगे. तो वो पता नहीं क्या हुआ, उनको थोड़ा सा ऑफेंड हो गए वो और उन्होंने बोला मैं नहीं जाऊंगी. तो उन्होंने उनका अपना फोटो भेजा उनको कि आप ये फोटो देख के ये करो. तो उन्होंने ऑब्वियसली कुछ किया नहीं, अल्टर वल्टर कुछ किया नहीं, फ्रॉक वो बनाया नहीं. मैं लेने गया एक दिन पहले कि डिसूजा जी आपने किया होगा तो मेरे को दे दो वो. तो बोले कि अरे वो लड़की आई ही नहीं मेजरमेंट देने के लिए. बोला अब क्या करे. तो मैंने बोला मेरा मेजरमेंट ले लो, मेरे जितनी ही है वो. और वो फिर अपनी वाइफ को देख रहे हैं, रेजिना डिसूजा जो उनकी वाइफ है, और वो एक दूसरे को देख रहे हैं, यार क्या करे. मैंने बोला अभी कोई टाइम नहीं है अपने पास, यही प्रोसीजर के साथ करना होगा. और थोड़ा सा, मतलब मेरे से मैं उनसे थोड़ा मोटा हूँ, तो थोड़ा सा वो कम कर दो, उनको बैठ जाएगा वो. तो उन्होंने मेरा मेजरमेंट लेके उनके कपड़े जो फ्रॉक उन्होंने पहने हैं, वो एक फनी इंसिडेंट है उसमें. और बहुत सारे हैं, लेकिन ठीक है, वो थोड़ा सा सेंसर हो सकते हैं यहाँ पे. तो ऐसी चीजें होती रहती है शूट पे, उनको और नहीं इन समझ. द मोमेंट डिसीजन मेकिंग. हाँ, और फोटो देख के कैसे पता नहीं चलता ना, ये किसी का भी फोटो हो सकता है, वो इंसान की हाइट नहीं पता चलती क्या है, तो उसकी कंपैरिजन के लिए कोई चीज भी नहीं है वहां पे. तो मुझे वो लड़की को भी हम लोग कॉल कर रहे हैं कि आप प्लीज आ जाओ, आपको मेजरमेंट दे दो. तो उसने बोला नहीं, मेरा कल एग्जाम है, वो मैं दे दूंगी, और परसों से मैं आपके सिनेमा में एक्ट करने के लिए आ जाऊंगी, ऐसे कुछ तो उनका था. तो
वो लोग उन्होंने भी थोड़ा सा मना कर दिया, तो वो नहीं गए। तो ऑन द स्पॉट मुझे लेना पड़ा मेजरमेंट मेरा, और पता नहीं वो कैसा होता, लेकिन उनको जैसे तैसे वो फ्रॉक हो गए सारे। डिसूजा जी ने कमाल किया अपने हाथों से। Yeah, तो it's a ये good trivia for Hotel California कि डायरेक्टर के मेजरमेंट पे लीड के कपड़े और वो फिल्म है ना, वो मैंने आईफोन एसी करके एक फोन आता था, फर्स्ट जनरेशन का आईफोन का, तो वो फोन पे वो पूरा का पूरा फिल्म शॉट किया गया है, और सारा फुटेज आईफोन से लिया गया है 2017 में। तो हम लोग उसमें ऐसा होता था कि नेचुरल लाइट लेना है हमेशा, ऑन लोकेशन शूट कर रहे हैं, तो हम लोग एक शॉट लिया, फिर अगला शॉट के लिए मान लो बादल आ गए तो 15 मिनट रुके, बादल चले गए, फिर क्लाउडी वेदर एकदम सनी वेदर हो गया, फिर हमने शॉट लिया। तो ऐसा वो प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग था वो। Hopefully we'll know more in one of the next meetings. पूर्वा, आपका कोई सवाल है? या तो मुझे पूछना था कि बच्चों के साथ काम करते वक्त मतलब बड़ों के साथ काम करना और बच्चों के साथ काम करना, तो किन के साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है? बच्चों को कैसे समझाते हो आप? हाँ, उनके साथ आपको टाइम बिताना पड़ेगा, वो ट्रस्ट करनी चाहिए आपसे। बहुत मुश्किल है बच्चों के साथ काम करना, वो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं किसी भी बात पे, किसी भी पॉइंट पे वो छोड़ के जा सकते हैं फिल्म। कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है, उनके माँ बाप को वो समझाना जरूरी है कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना पैसा लगाए ये सारे प्रोजेक्ट में, कितनी दिक्कतें हो सकती है कि अगर ये बच्चे ने आधे में ही प्रोजेक्ट छोड़ दिया, तो बहुत पॉसिबल है कि वो बच्चा छोड़ सकता है प्रोजेक्ट आधे में। तो वो एक ट्रिकी डिसीजन लेना होता है कि कौन किसके साथ आप आगे बढ़ना चाहोगे, क्या वो करेगा, पूरा टाइम करेगा, क्योंकि वो शूट का प्रोसेस अगर आपने कभी देखा होगा तो बहुत हेक्टिक प्रोसेस है। वो बच्चे बहुत ही जल्दी उसमें बोर हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये वो रिपीटेटिव है ना प्रोसेस, ये करो जी। वापस टेक दो वापस टेक दो। तो जो शुरू का एक्साइटमेंट होता है ना बच्चों के लिए कि मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ या जो भी, वो तुरंत खत्म हो जाता है। और जी वही। हाँ, सबसे मुश्किल पार्ट वही है कि बच्चों के साथ कैसे काम कर। पर आपको फिर उस ईरानी सिनेमा देखना पड़ेगा कि उसमें कैसे उन्होंने बच्चों के साथ काम किया है, और अमेजिंग काम किया है। तो फिर आपको लगता है कि हाँ, हाँ इतना इन लोगों ने अचीव किया, तो हम लोग उसका 5% तो कर ही सकते हैं। जी, उसी के बारे में मुझे और एक बात पूछनी थी कि जिस तरह की मूवीज बच्चों के लिए स्पेशली इंडिया में बनती है, तो हाँ, वो बहुत ही मतलब ऐसे सोच के बनाए जाते हैं कि इनके कोई समझ ही नहीं है बच्चों को, वैसे वाला कि होता नहीं है। तो जैसे अब फॉरेन फिल्म्स कौन से भी ले लो, हॉलीवुड या जैसे ईरानियन आपने बोला ना, मैंने काफी अलग अलग तरह की फिल्में देखी है, इस्तांबुल की, शायद टर्किश देखी है। तो उनमें ना ऐसे जरूरी नहीं होता कि बच्चों की फिल्म है तो सिर्फ बच्चों को लेकर ही बनाई जाए, या फिर बहुत ही सिंपल तरीके से ही बनाई जाए जो उनको उनके समझ में आने के लिए जरूरी है। तो हम ये सोच के रखते हैं यहाँ पे कि इनकी समझ इतनी है, तो थोड़ी एक्स्ट्रा थॉट प्रोवोकिंग जो उनके लिए हो सके, बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि देख सी व्हाट वी वांट अल्टीमेटली, हम जो इतनी सारी जो बातें की कि सोसाइटी में थॉट प्रोवोकिंग थोड़ा होना चाहिए कि फिल्म्स के बारे में, उनकी जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में समझने के लिए। तो ये ना मुझे लगता है कि थोड़ा बच्चों से शुरू हो जाए ना, कि उनका थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग, उनकी जो थिंकिंग है थोड़ी बढ़ा सके हम मूवीज के थ्रू, तो शायद अच्छा होगा। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से बच्चों को जिंदगी जी देने देना चाहिए। ये सब बड़े लोगों ने बेड़ा गर्क करके रखा है देश का। जो जो भी लोग हैं। तो और दूसरी बात है कि कौन सी फिल्म बच्चों के लिए। पहली ये बात है कि जिस फिल्म में बच्चा प्रोटैगनिस्ट हो या बच्चों की फिल्म हो, जरूरी नहीं कि वो फिल्म बच्चों के लिए बनाई गई हो। वो अगर अच्छा क्राफ्ट है, उसका एक अच्छा ये है, तो वो फिल्म सारे एज के लोग, सारे एज एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और अगर जो बड़ों के लिए फिल्म बनाई गई है और वो हर हर बात पे स्पून फीडिंग हो रहा है उसमें, अगर आपको हर चीज, हर जोक समझा के बताया जा रहा है, हर ओवर एक्सप्लेनेटरी फिल्म है, तो वो क्या मतलब, वो बच्चों के लिए भी आप बोल सकते हो 4 साल के बच्चे के लिए बनाया गया फिल्म हो, ताकि वो बड़ों के लिए रिलीज किया हो, मतलब ये सारी हम्म। चीजें हैं। और छोटे बच्चों को नहीं करना चाहिए ज्यादा ये टारगेट ये सब में, क्योंकि उनका
बच्चों ने बच्चों जैसी हरकतें करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। हाँ वो बिल्कुल, वो बात तो बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल। उन्होंने जो भी जो हमने बोला इथिकल, वो उन्होंने पूरा अनइथिकल होना चाहिए। वो सब कुछ हो सकते हैं, बच्चे रेसिस्ट हो सकते हैं, बच्चे जो भी हो सकते हैं, बच्चे हैं हाँ वो। वो तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना सबसे ज्यादा, ये जो टीनेज पहुंचे। सी आई एम अ मदर, मेरा सन अभी टीनेज एज का है, तो मुझे पता है कि वो बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ये बच्चे, इस उम्र में स्पेशली। तो उसके उसे सोच के मैंने ये क्वेश्चन किया, बस इतना ही। आपको मॉरल पुलिसिंग नहीं करना चाहिए आपके बेटे, सॉरी। कोई बात नहीं, थैंक यू। वो दुनिया देख लेगा और अपनी तरफ से अच्छा, शायद बहुत अच्छे तरीके से देखे, मुझे नहीं पता, बट हाँ वही है। हम्म। हम जितनी, मतलब मैं जितना ये एज अ फिल्म मेकर चीजों को देखता हूँ, जितने लोग ज्यादा गलतियां करते हैं ना, वो ज्यादा बेटर ह्यूमन बीइंग बनते जाते हैं। जो जितनी जल्दी गलतियां करते हैं वो, अगर वो गलतियां बहुत जिंदगी में लेट करने लगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो जितनी गलतियां करे वो करने देना चाहिए, ऐसा जी, मेरे को लगता है। I उस think पे that's a थोड़ा सा very लिमिट होना interesting, चाहिए। very हाँ, interesting, um, I mean, perspective to let people make mistakes early, especially when they are children, no? हम्म, Thank you. बहुत बहुत जल्दी, मतलब अगर किसी को, मतलब मुझे लगता है तुम्हें प्यार में धोखा मिलना तो बहुत जल्दी मिलना चाहिए। तुम्हें अगर 35 की उम्र में मिल गया तो तुम उसके बाद पागल ही हो जाओगे, तुम्हें समझ भी नहीं आएगा उसको डील कैसे करना है। एग्रीड। तुमको वो ऐसे 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में किसी ने धोखा देना चाहिए जिंदगी में, प्यार में, फिर Makes आता है समझ में। और ये फिर आपको समझ में आता है जिंदगी में कैसे रैशनली डील करना है चीजों के साथ। ये जी, सब ये भाई बिल्कुल काट दो सही बाद है, में, आई एग्री। ये सब बाद में कुछ काट कुछ दो। नहीं नहीं, अ, कोई बात नहीं। ये आपने बहुत सही बताया, तो ये सही है एक्चुअली, कुछ चीजें बचपन में ही नहीं नहीं, सीखनी जो मैं चाहिए। ये मतलब इसका जोक वाला पार्ट छोड़ दो। जो गलतियां आपके 20 में उम्र में करनी चाहिए ना, वो अगर गलतियां 38 42 में कर रहे हो ना, तो फिर प्रॉब्लम है, सोसाइटी में प्रॉब्लम है। फिर वो आपने गलती क्यों नहीं की वहां पे, वो आपको प्रोटेक्टिव करके रखा गया है इसका मतलब, अलग तरीके से। और आपका फिर परवरिश का प्रॉब्लम है वो। that's very important. जी तो मुझे That's लगता है such a कि well said thing. Oh my God. हाँ, तो बच्चों के लिए मैं आपसे वो कहना चाहूंगा कि बच्चों को रहने दो, बच्चों को हम लोग पहले बड़ों के लिए अच्छा दुनिया बनाए, फिर वो एंटर करने दो उसको अच्छी दुनिया में सीधा। ट्रू, सो ट्रू। Beautiful, beautiful. I think, Anybody else has any questions? Shyam, you were saying something. no, I think this is a lovely, I mean, takeaway for me. Yeah. I mean, I always thought about this, but this reinforced me actually. I mean, to let people make their mistakes, especially as early as possible. किरण, आप भी अपना ये कोट लिख ही लो। आपने ब्रेक का कोट बताया हमें। This is beautiful. Yeah, it's a wonderful insight. कभी कभी लगता है मैं ही प्लूटो हूँ। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। This sounds like a name of your movie. Some movie you will make sometime. कभी कभी लगता है मैं ही हाँ. प्लेटो हूँ, सब हूँ। नहीं, ये है ना, इसमें सीक्रेट गेम में है एक ऐसा लाइन, कभी कभी लगता है पुनी भगवान है। हाँ। आप, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा फिल्में कुछ कुछ। आप अगर आपको समय हो तो देखो, अच्छी फिल्में हैं, अच्छी वेब सीरीज है। ब्रेकिंग बैड देखो अगर आपको देखना है, ब्रेकिंग बैड देखो। पाताल लोक देखो, पाताल लोक बहुत अच्छा एक ये है Yes. वेब जी सीरीज, सीरीज है जी। जबरदस्त है पाताल लोक पहला सीजन। उसके बाद आप ये भी देख सकते हो, सीक्रेट गेम देखो, दोनों सीजन देखो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अ, ये मैं आपको, मतलब बाकी हम लोग फिल्मों में नहीं जाएंगे। आप नहीं, एक्चुअली किरण, आपने जो भी रिकमेंडेशंस, काफी ईरानियन मूवीज की भी बात की आज आपने, तो इट वुड बी ग्रेट इफ आप कोई मैसेज एक पे लिख के शाम को या मुझे भेज दें, तो हम लोग ग्रुप पे शेयर करें, क्योंकि इट वुड बी अमेजिंग इफ वी पुट इट ऑन द ग्रुप कि ये सारी मूवीज हम लोग देख सकते हैं, इज रिकमेंडेड बाय यू एंड आफ्टर दिस सेशन, सो दैट वुड बी वंडरफुल। या आई होप मैंने आप सब लोगों को बोर नहीं किया होगा, क्योंकि ये सारा एक ज्ञान है ना, ये बहुत बोर होता है साथ में।
जो जो इंफॉर्मेशन ज्ञान के स्वरूप में आता है ना, वो बहुत बोरिंग होता है। हमेशा मैं बोर हो चुका हूँ ये सबसे। तो आज शायद आपका बारी था, तो वही है। मैंने एंजॉय किया आपके साथ ये सेशन। थैंक यू कदम भाई, बहुत अच्छा लगा। आई मीन ऑफ कोर्स whenever we talk too much there's always a saturation, but we hope to come back to you, and do few more interesting activities around filmmaking, how to watch the subtle influencing that happens in films. Maybe we can take a tiny हम्म। part of a film or just one film and talk about that film and see how to dissect the film into different layers. इसमें technical layers क्या है, सोशो पॉलिटिकल लेयर्स क्या है, और कैसे इसमें कंसेंट, आई मीन मैन्युफैक्चर कंसेंट किया गया है। तो yeah, well, I think I see that there is a possibility of, bringing you back and try and see how we can do some interesting activity so that those who are interested can go even more deeper into this. So on that note, Ankita, I mean, do you have anything to share? No, I think it's a beautiful way to close the last bit that we talked about. And it just like, I think that is the crux our इस session का यही है, that we have to be more aware in whatever we are consuming, be it movies, be it art, book, whatever. And how we talk, how we think, I think it keeps coming back to it, श्याम, कि हमें थोड़ा सा बैठ के चुप रह के सोचने की जरूरत है before we get into anything. Yes. So that's a very important process. And thank you so much, Kiran, for this wonderful, wonderful session. I'm sure जैसे मूवी के बाद बैठ के सोचते हैं लोग 5-10 मिनट, अच्छी मूवी के बाद इस सेशन के बाद भी होगा कुछ लोगों के साथ वैसा. And I think that's the gist of it. You want to add anything, Kiran? नहीं नहीं, मैं बस जब हम लोग कल बात कर रहे थे, हम तीनों, आप, अंकिता और शाम, तब मुझे लगा था कि क्या बात करनी चाहिए ये सेशन में। तो मुझे लगा कि देखने का तो सबके हाथ में है, क्या देखना है। हम बस उनको इतना शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या नहीं देखना है। मतलब यही जिस्ट था पूरा परसों के डिस्कशन का। और मैंने उसी इस पे प्लान किया था कि ये चीजों के ऊपर बात हम लोग कर सकते हैं एक सेशन में। इसके बाद अगर कुछ नया सेशन होगा तो हम लोग कोई अलग डायरेक्शन, ये वाला टॉपिक नहीं चलेंगे, कोई और चीजों के ऊपर बात करेंगे, फिल्म मूवमेंट या पर्टिकुलर कोई फिल्म, उसका इम्पैक्ट। तो आगे देखा जाएगा जो भी है, बट मैंने एंजॉय किया आपके साथ ये सेशन। थैंक यू कदम भाई, बहुत अच्छा लगा। चलो, क्या मैं लीव करूं मीटिंग, या और किसी को पूछना है कुछ, या मैं लीव करूं? Yeah, any more questions, guys, before we leave? Thank you, everybody, for coming. Have a good night, and hopefully we'll keep meeting in the open house. Thank you for the lovely conversation. Thank you. Thank you, Hamsika, Kiran. you're Medha, right? I'm Medha. This is my sister's account. Yeah. Oh, okay. Yeah. I No was like, worries. I know you. Oh, हम वहाँ कैंटीन में मिले थे। Yeah. Lovely, nice, nice. ओके, बाय बाय। चलो, take care. bye. Thank you. Thank you. Thank you, Ankita. Thank you. Bye bye.